दिखाने का मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां मिडिल ईस्ट में जंग का 17वां दिन खाड़ी देशों पर ईरानी हमले तेज हुए हैं। ईरान ने ड्रोन से हमला किया है तो अमेरिकी वायु सेना का ईरान पर हमला सामने आया है। MQ-9 रीपर विमान से हमले का दावा किया गया है। ईरानी हॉक सैम लॉन्चर तबाह हुआ है। तो देखिए, इजराइल का तेहरान पर लगातार हमला। IDF ने पश्चिम तेहरान को निशाना बनाया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। ये बड़ी खबर, अमेरिकी वायुसेना का ईरान पर हमला सामने आया है। MQ-9 रीपर विमान से हमले का दावा। तो ईरानी हॉक सैम लॉन्चर तबाह हुआ है। इजराइल का तेहरान पर लगातार हमला देखने को मिल रहा है और IDF ने पश्चिम तेहरान को निशाना बनाया है। तो देखिए, ताबड़तोड़ प्रहार किए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट की ये जंग और ज्यादा तीव्र होती हुई नजर आ रही है। 17वें दिन खाड़ी देशों पर ईरानी हमले तेज हुए हैं। ईरान ने ड्रोन से हमले किए हैं तो वहीं तेहरान पर जमकर हमले हो रहे हैं। अमेरिकी वायुसेना का ईरान पर हमला, MQ-9 रीपर विमान से हमले का दावा किया गया है। तो ईरानी हॉक सैम लॉन्चर तबाह हो गया। इस वजह से इजराइल ने भी तेहरान पर हमला किया है। तो IDF ने पश्चिम तेहरान को निशाना बनाया है। तो लगातार 17वें दिन ये जंग और ज्यादा खतरनाक होती हुई नजर आ रही है। पश्चिम एशिया में ईरान इजराइल की जंग अब और ज्यादा खतरनाक और फैली हुई शक्ल दिख रही है, जहां युद्ध के 17वें दिन भी जंग लगातार जारी है और ईरान ने अपना रुख और आक्रामक कर दिया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से वह अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर करीब 700 मिसाइलें और 3600 ड्रोन दाग चुके हैं। तो देखिए, लगातार ये जंग किस तरीके से तीव्र होती हुई नजर आ रही है और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो भयावह हैं। ईरान का ब्रह्मास्त्र इस वक्त देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार इजराइल और अमेरिका भी कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, इस पर हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए। सीधा आपको रूबरू कराती हूँ। हमारे साथ एक कमांडर डॉक्टर शिमंदर सिंह बहल जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो। बहुत स्वागत सर आपका। और शुरुआत आपके साथ, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति हम देख रहे हैं, अमेरिका भी लगातार दावे कर रहा है कि वो हमले तेज कर रहा है, उधर ईरान लगातार अटैक कर रहा है, खाड़ी देशों को निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है। ये युद्ध 17वें दिन और तीव्र होता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध का क्या भविष्य आप देख रहे हैं? उन्नति जी, बहुत ही धन्यवाद बुलाने के लिए और दूसरे पैनलिस्ट को भी मैं यहाँ पे नमस्कार करता हूँ। और साथ में मैं ये कहूंगा कि आज 17वां दिन है और अमेरिका के जो 3 मेजर एम थे, चाहे वो रजीम चेंज करना या फिर 440 kg एनरिच्ड यूरेनियम को लेना या लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को खत्म, इनमें से कोई भी एम पूरा नहीं हुआ उनका। और इसका मतलब है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरीके से अंडर एस्टिमेट किया था रेजिलियंस को, ईरान की रेजिलियंस को। हालांकि उन्होंने तबाही मचा दी है, बहुत सारे सिविलियन ईरानियंस को मारा है, 1400 से ऊपर, 5000 मिलिट्री और पॉलिटिकल टारगेट्स पे हमला किया है। और कहीं ना कहीं अयतुल्ला खमैनी को मारने के बाद भी रक्षा मंत्री को मारना, मिलिट्री IRGC कमांडर्स को मारना और बहुत सारे और लीडर्स को मारने के बाद भी ड्रोन्स और मिसाइल जो कैपेबिलिटी है इजराइल ईरान की, उस कैपेबिलिटी का कोई जी, ये कोई ऑडियो आ रही है, इसको जरा बंद कीजिए पहले। जी बोलिए। अमेरिका की एक जो इविंसिबिलिटी थी वो ड्रोन्स और मिसाइल के हमले के अंदर कहीं ना कहीं वो दब सी गई है। जो वो एक प्रोटेक्टर और स्टेबलाइजर का रोल था उनका, वो खत्म हो गया। डर कर, फ्रस्ट्रेट होकर ट्रंप आज ये बोल रहे हैं दूसरे देशों को, चाइना, जापान, साउथ कोरिया और UK को, कि अपनी नौसेनाओं को भेजिए ताकि स्ट्रेट्स ऑफ हार्मुज को खोला जाए। उनको पता है अगर उनकी नौसेना वहां जाती है तो बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है उनकी नौसेना को। और कहीं ना कहीं जब बहुत सारे नाटो के देश भी
अलग होते जा रहे हैं। अगर आप देखिए, जर्मनी ने क्लियरली अपने आप को अलग कर दिया है, स्पेन ने अलग कर दिया है, इटली ने अलग कर दिया। और इटली ने, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ तक कहा है इन्होंने हमले किए हैं वो गलत है। और जो गल्फ देश है वो भी डिसोल्यूशन हो गए, उनको लगता है वो प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। और जो 6 थॉट सिस्टम वो साउथ कोरिया से शिफ्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वहां का एरिया ताइवान के पास जो जापान और साउथ कोरिया का एरिया उसको भी खाली कर दिया अमेरिका ने। तो ये सारी चीजें क्लियरली दर्शा रही है कि अमेरिका इस समय बैकफुट पे है। वो चाहता था ये युद्ध जल्दी खत्म हो, पर ये युद्ध खत्म नहीं हो रहा और इसको ईरान और करी जा रहा है। इसी वजह से कर आइलैंड पे हमला किया गया और इसी वजह से यूएसएस त्रिपोली के अंदर 2400 के से 500 के करीब जो मरीन कमांड है उनको लाया जा रहा है, ताकि वो भी एक ना केवल साइकोलॉजिकल प्रेशर बट एक ऐसा कोई बूट्स ऑन ग्राउंड का ऑपरेशन किया जाए कुछ आइलैंड्स के ऊपर, ताकि अमेरिका कहीं ना कहीं स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को खोल सके। लेकिन मुझे वो होता हुआ बहुत मुश्किल दिख रहा है। बिल्कुल। और देखिए, सबकी निगाहें इस पर भी टिकी हुई हैं क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापार भी इसकी वजह से बाधित हो रहा है और इस वजह से जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं वो भी काफी ज्यादा चिंताजनक। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, आपका बहुत स्वागत है। और देखिए किस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है वो तीव्र होती हुई और नजर आ रही है। जो स्थितियां बन रही हैं क्योंकि हमले तेज हो रहे हैं, ईरान ये बता रहा है कि अब तक उसने कितनी मिसाइल दाग दी हैं, कितने ड्रोन से हमले कर दिए, ये पूरी रूपरेखा रखी जा रही। किसको कितना नुकसान होता हुआ अभी तक आपको लग रहा है? देखिए उन्नति, अभी भी मैं मेंटेन करूंगा कि ये बराबर की वॉर नहीं चल रही है। वेस्टर्न मीडिया या अमेरिका का जो लेफ्ट लीनिंग मीडिया है वो इसको किसी भी तरह से दिखाते हो, लेकिन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस में अमेरिका और आईडीएफ ने ईरान के ऊपर जितने हमले किए हैं अच्छी खासी डिग्रेड की है उनकी मिलिट्री पावर, उनकी वॉर वेजिंग पावर को अच्छा खासा डिग्रेड किया है। उसको परसेंटेज में बता पाना मुश्किल होगा। ट्रंप साहब कहते हैं 100%, पीट हेग्सेथ ने बोला है 90%, चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी ने बोला है 86%। लेकिन अच्छा खासा डिग्रेड है ईरान का जो अपना वॉर वेजिंग कैपेसिटी है। एट द सेम टाइम ईरान की तरफ से जो रिटेलिएशन हुए हैं वो कहीं भी एक्सपेक्टेड लाइंस के आसपास नहीं है। इन तो 2 हफ्तों में उन्नति ईरान ने बहुत अनफॉर्चुनेटली और सरप्राइजिंगली हिजबुल्लाह टाइप के हमले किए हैं अपने मित्र देशों पे, मित्र नहीं सराउंडिंग देशों पे, मतलब वेस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं जो सुन्नी और शिया दोनों की हैं, उन पे उन्होंने हिजबुल्लाह टाइप के हमले किए हैं। तेल अवीव पे या सेंट्रल इजराइल पे उन्होंने जो हमले किए हैं वो भी हिट एंड रन टाइप, मतलब वन वे ड्रोन से हमले करना, छोटे हमले करना, वॉरहेड्स बहुत छोटे यूज किए हैं। उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स हैं, मेजर वॉरहेड्स हैं जिनको वो मीडियम रेंज मिसाइल्स पे लगाकर समुद्र में जो अमेरिकनाएं खड़ी हैं उनमें एक टारगेट को ले सकते थे एक मैसेजिंग के तहत। तो जहां तक युद्ध का सवाल है, मीडिया, वेस्टर्न मीडिया कुछ भी बोले, युद्ध बराबर का नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी सही है कि अमेरिका का जो असेसमेंट था कि कितनी जल्दी वो यहां से निकल पाएंगे, उसमें वो डिले हो रहा है बिकॉज ऑफ। और बहुत जल्दी मेरी असेसमेंट के हिसाब से आप कार्ज में कुछ एक्टिविटीज देखेंगे, फुट ऑन ग्राउंड देख सकते हैं, कुछ मरीन्स को देख सकते हैं और एक जॉइंट टीम को आप हॉर्मुज में भी देखेंगे पेट्रोलिंग करते हुए। जी उन्नति, बिल्कुल। और देखिए इसकी स्थिति ये लोग किस तरीके से स्पष्ट करते हैं देखना होगा। आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिएगा, लौटती हूँ आपके पास, चर्चा को आगे ले जाएंगे। लेकिन इस बीच राजस्थान लिए चलते हैं आपको, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं महादेव मंदिर में, और क्या तस्वीरें सीधे पहले वहां से दिखाते हैं। नाथ संप्रदाय की क्या परंपरा है इसका जिक्र करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। और अब बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे बड़ी खबर का। जंग में पहली बार सेड्रिल मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है, तो सेड्रिल मिसाइल से ईरान का इजराइल पर अटैक, तो इजरायली कमांड और कंट्रोल सेंटर पर निशाना। तेल अवीव पर दागी गई है सेड्रिल बैलिस्टिक मिसाइल, ईरान की सबसे घातक मिसाइल है सेड्रिल। तो देखिए ये खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से ईरान जो पलटवार कर रहा है वो किस तरीके से खतरनाक और घातक मिसाइलों के इस्तेमाल के साथ कर रहा है, ये सामने आ रहा है। आज मिडिल ईस्ट की जो जंग है वो 17वें दिन में पहुंच चुकी है और ज्यादा खतरनाक और भयावह स्थिति नजर आ रही है। और देखिए इसी पर लगातार हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। हमारे साथ
साथ कमांडर अशमंदर सिंह बहल जी जुड़े हुए हैं। अशमंदर सिंह बहल जी, आपके पास आ रही हूँ सीधा, क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है, सबसे ज्यादा घातक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान ने किया है। अपनी क्या शक्ति जो कि अब तक वो छुपाए था, अब उसका इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है। जहां हम लोग ये सोच रहे थे कि ईरान कम पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका भी ये दावा कर रहा है कि ईरान कमजोर पड़ रहा है, लेकिन उसके उलट तस्वीर आ रही है। ईरान ने एक अपनी जो स्ट्रैटेजी रखी है वो सबसे पहले रखी है मोजाइक डिफेंस। मोजाइक डिफेंस का मतलब होता है कि सेंट्रलाइज कमांड नहीं होती, डिसेंट्रलाइज्ड होती है। अलग अलग प्रांतों से IRGC की जो मिसाइल्स और ड्रोन की शक्ति है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और उसको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी के अंदर उसका इस्तेमाल किया जाता है कि ये हमने स्ट्रैटेजी बनाई है और ऐसे ऐसे आपने इसके आगे कार्यवाही करनी है, और वही कर रहे हैं वो। और शुरू की जो स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि ड्रोन्स और मिसाइल जो पुणे वाले हैं, खासकर मिसाइल्स, ड्रोन्स तो खैर वो शायद के अलग अलग वर्जन यूज कर रहा है, लेकिन जो मिसाइल पहले पुरानी वाली मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद घातक मिसाइल्स का। अब वो इस्तेमाल कर रहा है खैबर शक्नबाग, खुर्रमशहर 4 का, सेजिल का। और ये जो मिसाइलें हैं, अगर एक मिसाइल को खैबर शिकन को छोड़ दे, बाकी ज्यादातर मिसाइलें जो है हाइपरसोनिक है, मैन्यूवरेबल है, मल्टीपल पेलोड्स भी कैरी कर सकती हैं, क्लस्टर बॉम्ब भी कैरी कर सकती हैं। और मैन्यूवर का मतलब होता है ये हवा में ऐसे मैन्यूवर करती हैं कि जो इनको इंटरसेप्टर भेजे जाते हैं उनको चकमा दे सकती हैं। इसलिए सेजिल मिसाइल को कहा जाता है डांसिंग मिसाइल, और इसका इस्तेमाल होने से प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है इन मिसाइल्स को हिट करना। और आप देखिए कि कुछ दिनों से, पिछले 2 या 3 दिनों से काफी तबाही इवन इजराइल के अंदर, चाहे तेल अवीव है, हैफा है, या फिर एलात या डिमोना के पास के एरिया से, वहां पे काफी तरीके से डैमेज हो रहा है। लेकिन जो प्रभाव पड़ रहा है अभी, वो बहुत ज्यादा प्रभाव पूरे विश्व के ऊपर पड़ रहा है। आप देखिए 45% तेल की कीमतें ऊपर जा चुकी हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रखा है उन्होंने। और शुरू से ही, युद्ध शुरू होने से पहले ही उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी में कहा था कि हम स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे, हम पूरे गल्फ को एनगल्फ कर लेंगे इस लड़ाई के अंदर। ये स्ट्रेटेजी उन्होंने शुरू से कही थी, और वो तो शुरू से मानने को तैयार थे कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, और यहां तक तैयार हो गए थे कि जो एनरिच्ड यूरेनियम है किसी और को भी दे देंगे, जैसे रशिया। लेकिन अमेरिका को तो ये युद्ध करना था नेतन्याहू के प्रेशर के अंदर, और मारना था अयतोल्ला खमैनी को। तो जैसे ही उनका इनपुट मिला, इंटेलिजेंस इनपुट, उन्होंने शाम को शुरू होने से पहले सुबह शुरू कर दी। गल्फ कंट्रीज को भी नहीं पता था। अब जो स्थिति ऐसी आ गई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से अमेरिका के अंदर भी गैस की प्राइसेस जो है 44% ऊपर जा चुकी है। $3.6 पर गैलन पे आज न्यूयॉर्क के अंदर पेट्रोल मिल रहा है फ्यूल पंप्स पे। लोगों के अंदर बहुत एक नाराजगी है, और उनकी जो पॉपुलर सपोर्ट है वो 39 to 42% के बीच में गिर चुका है। और जो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं इस युद्ध के अमेरिका के अंदर लोग, वो है 53 से 58%। अलग अलग पोल्स की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन ज्यादातर देश के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है। और मिड टर्म पोल्स आने वाले हैं, ऊपर से एप्स्टाइन फाइल्स का प्रेशर है, ऊपर से जो ये ग्रीनलैंड से इन्होंने सभी देशों को, और जो वेनेजुएला से प्रेसिडेंट को उठाया था, इनकी हरकतों, ट्रंप की हरकतों की वजह से इस समय नाटो देश भी अलग होते जा रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि कई नाटो देश इसमें ज्वाइन नहीं करे। आखिरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, इससे ज्यादा जो डिफिकल्ट चीज है वो है LNG और LPG, और इसका असर आप पूरे विश्व में देख रहे हैं। छोटी कंट्रीज जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश तो वर्चुअली बर्बाद होने की स्थिति पे आने वाली है। लेकिन यहाँ पे भारत जो है, उसकी डिप्लोमेसी की वजह से उसने अपने जो करेक्ट डिसीजंस लिए और सभी देशों के साथ अपनी दोस्ती बना के रखी है। इसी वजह से 2 LNG LPG के शिप तो आ गए, जो 1.25 दिन के लिए काफी है, लेकिन रोज के लिए भी ये एक प्रेशर पॉइंट है, क्योंकि LPG की कीमत जो जा रही है, कुकिंग का इफेक्ट, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस समय पूरे विश्व को, और खासकर गल्फ और यूरोप कंट्रीज को, अमेरिका के ऊपर दबाव। और देखिए मिडिल ईस्ट की इस जंग का असर हम लोग देख रहे हैं, पूरे विश्व स्तर पर क्या पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास आ रही हूँ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, ये बताइए, क्योंकि जिस तरीके से हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात कर रहे हैं, वहां पर जो टेंशन है, साथ ही साथ क्योंकि हिजबुल्लाह एक्टिव है, अब हूती विद्रोहियों ने भी बाब अल मंडेब को लेकर कहा है कि को किस तरीके से ब्लॉक किया जाएगा। तो ये जो 2 तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या ये युद्ध किस दिशा में जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, और क्या खतरा इससे सबसे बड़ा आपको नजर आ रहा है इस वक्त? उन्नति, इसको 2 डिफरेंट वर्टिकल समझने की कोशिश करते हैं आपके दर्शकों के लिए भी। एक डिप्लोमेटिक और एक मिलिट्री।
डिप्लोमेटिक पे अगर देखें तो एक बहुत मेजर कंसर्न यूनाइटेड स्टेट्स का रहता है कि उनके बॉडी बैग्स की काउंट कम रहे। वो अपने सोल्जर्स को नहीं मरने देना चाहते। उनको पता है कि अगर वो हॉर्न में घुसेंगे तो वहां पे कुछ ज्यादा लॉसेस होने के चांसेस हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे अटैक्स करके कुछ शिप्स को सिंक करें, कुछ डैमेज करेंगे। इसलिए उन्होंने एक कॉल दी 5-6 कंट्रीज के लिए कि आप अपनी नेवीज को भी भेजिए हॉर्मुज में, क्योंकि यहां से सबका एनर्जी निकलता है। अमेरिका ने ये परसों का स्टैंड लिया। उसके बाद चाइना, जो कि ईरान का साथ माना जाता है, लेकिन चाइना ने एक बड़ा न्यूट्रल रिस्पॉन्स दिया कि हाँ, हॉर्मुज से एनर्जी का सप्लाई चलते रहना चाहिए। फिर यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने भी यस नो कमिट नहीं किया, लेकिन फिर भी बोला हम कंसीडर करेंगे। जापान ने थोड़ा ऑफेंसिव टर्मिनोलॉजी यूज की। उन्होंने भी हम किसी से आदेश नहीं लेते, हम अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे कि हॉर्मुज से एनर्जी सप्लाई कैसे करनी। फ्रांस ने बोला कि हमारी मेडिटेरेनियन में ऑलरेडी नेवल प्रेजेंस है, हम उसको आप कुछ कह रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी, लौट रही हूँ आपके पास। बस एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो पहले दर्शकों को बता दें। जहां दुबई एयरपोर्ट के पास ईरान का अटैक, हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर आग लग गई। तो देखिए, दुबई एयरपोर्ट के पास ईरान का अटैक सामने आया है, जहां हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर भीषण आग का मंजर देखने को मिला है। ये जो अटैक हो रहे हैं वो किस तरीके से भीषण होते जा रहे हैं, भयावह स्थिति दुबई एयरपोर्ट के पास क्योंकि अटैक किया गया है और वहां पर आग लगी है। तो तस्वीरें दिखाने का प्रयास भी आपको करेंगे, लेकिन इस बीच बता रहे कि हमले के बाद दुबई एयरपोर्ट पर किस तरीके से आग ने विकराल रूप धारण किया है। सीधा रुख करेंगे ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी, लगातार हमारे साथ बने हुए। सर, जो आप कह रहे थे वो कंप्लीट कीजिए और साथ ही साथ इस पर भी बोलिएगा, क्योंकि दुबई एयरपोर्ट को टारगेट किया जा रहा है और वहां पर आग भी लगी है। तो आखिरी फ्रांस पे था मैं कि फ्रांस ने बोला मेडिटेरेनियन में हम प्रेजेंट हैं, लेकिन हम डिफेंसिव यूज के लिए अपनी नेवी को यूज करेंगे। और डिफेंसिव टर्मिनोलॉजी जब फ्रांस से आती है तो आप ये मान सकते हैं कि वो कुछ वेसल्स को एस्कॉर्ट करने के लिए अपनी कुछ सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन सडनली एक बड़ा टैक्टिकल फेरबदल किया ईरान ने, और उन्होंने बोला कि हम हॉर्मुज को तो बंद ही नहीं कर रहे। और ये फैक्ट है कि हॉर्मुज से शिप्स निकल रही हैं। इंडिया 5 शिप्स निकल चुकी हैं और भी लाइन में है। करीब 1000 से ज्यादा शिप्स इस समय वहां पे फंसी हुई हैं। लेकिन इंडिया की शिप्स निकल रही, चाइना की शिप्स निकल रही हैं। और परसों की अगर रात की बात की जाए तो ईरान ने खुलकर बोला कि हम अमेरिकन, इजरायली और उनके मिलिट्री पार्टनर्स को छोड़कर बाकी सारी शिप्स को, कैरियर्स को हॉर्मुज से निकलने देंगे। तो ये एक बड़ा ही स्मार्ट मूव था, क्योंकि अब फ्रांस, साउथ कोरिया के पास कोई रीजन नहीं है वहां पे अपनी नेवी भेजने का। ये जो दुबई पे हमला हो रहा है उन्नति, इसको समझे। यूएई, हिस्टोरिकल फैक्ट है कि सऊदीया ने और यूएई ने पहले जो ये इनका आइलैंड है कार्ड आइलैंड पे इंटरेस्ट दिखाया था। उसके एडमिनिस्ट्रेशन में घुसने की कोशिश की थी कि हमारे लिए भी इसका कुछ हिस्सा होना चाहिए। और ये पॉसिबल है, स्ट्रेटेजिकली बहुत स्मार्ट मूव होगा अगर अमेरिका यहां से विड्रॉ, गल्फ से विड्रॉ करने से पहले यूएई को या सऊदीया को एक टीम बनाकर कार्ड आइलैंड पे प्लेस कर दे। जी, आप कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, खाड़ी देशों को भी लगातार निशाना बनाया जा रहा है और इसी वजह से जो तस्वीरें हैं वो भयावह स्थिति में पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। आपके पास आ रही हूं कमांडर अशिमंदर सिंह बहल जी, ये भी बताइए, क्योंकि जिस तरीके से स्थिति बन रही है और ईरान बार बार आ रहा है कि उसके पास कितना जखीरा है, क्योंकि हम लोगों ने देखा वो वीडियो भी जारी कर रहा है जिसमें बता रहा है कि उसके पास सुसाइड बोट्स तक हैं। तो क्या स्थिति अब हिंद महासागर में हम आगे देख सकते हैं, वहां क्या टकराव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है उन्नति जी। मैं एक चीज खार्ग आइलैंड बारे में बोलना चाहता हूँ, मुझे 2-3 मिनट दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले खार्ग आइलैंड जो है 90% ईरान का तेल वहां से एक्सपोर्ट होता है। वहां 10 टर्मिनल हैं और अंडरग्राउंड पाइपलाइन से तेल आता है और उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। और उसकी जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस पे इन्होंने हमला करके तो कब्जा कर लिया है। लेकिन अगर वो आइलैंड अमेरिका कब्जा भी कर लेता है तो स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोल सकता। स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए वो एक नेचुरल फोर्ट्रेस का एरिया है। उसके अंदर 3 वेज शेप्ड आइलैंड्स हैं, यानी कि एक तो है केशम आइलैंड, दूसरा लाराक और तीसरा हॉर्मुज। ये तीनों 2.5 किलोमीटर से 18 किलोमीटर के अंदर है। यहाँ पे अंडरग्राउंड टनल्स हैं, यहाँ ड्रोन्स हैं जो हवा से भी जाते हैं, ड्रोन्स हैं जो ड्रोन बोट्स हैं, और अंडर वाटर व्हीकल्स हैं, अनमैन्ड व्हीकल्स जिसको अजदर कहते हैं, जो 4 दिन तक लॉइटर कर सकती है, 600 किलोमीटर जा सकती है। यहाँ पे माइंस भी हैं, यहाँ पे मिसाइल्स भी हैं, और मिसाइल्स जैसे फाता मिसाइल जैसे हैं, और यहाँ पे क्रूज मिसाइल्स भी हैं। और ये सारी की सारी इतनी डेडली और कॉम्बिनेशन है वहां पे कि उसको, उस एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए अमेरिका के बहुत सारे बूट्स ऑन ग्राउंड मरेंगे अगर वो करेगा। इसी वजह से वो डर के कर रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अमेरिका की कोई वो है, अमेरिका प्रॉपरली डर के और फ्रस्ट्रेट होकर
कि वो दूसरे देशों को कह रहा हो और हमारी मदद करो, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी आएगा मदद पहले करने। अमेरिका ऐसा समझा जा रहा था कि प्रेशर पॉलिटिक्स क्रिएट करना चाहता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं वो भी एक चिंताजनक स्थिति में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, जहां ईरान पर इजरायल के हमले जारी हैं। यूएवी स्टोरेज क्षमता पर बमबारी, इजरायली सेना ने वीडियो जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इजरायली सेना ने किस तरीके से वीडियो भी जारी किया और निशाना लगातार बनाया जा रहा है। ईरान पर इजरायल के हमले जारी हैं, जहां यूएवी स्टोरेज क्षमता पर बमबारी की गई है और इजरायली सेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। देखिए वो वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं, किस तरीके से ये हमले और ज्यादा तीखे और तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का, एलपीजी लेकर भारत पहुंचा शिवालिक जहाज। गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा शिवालिक जहाज। शिवालिक जहाज पर 54,000 टन एलपीजी मौजूद है। नंदा देवी जहाज कल पहुंचेगा कांडला पोर्ट। दोनों जहाजों पर 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी है। तो देखिए किस तरीके से बड़ी खबर, जहां लगातार ये संकट बना हुआ है, लेकिन इस बीच एलपीजी लेकर भारत पहुंचा है शिवालिक जहाज। तो देखिए क्या स्थिति लगातार बनती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये पूरा खतरा विश्व के लिए समझा जा रहा है। तेल और गैस का जो संकट है उस पर हमारे खास मेहमान जुड़े, उन्होंने भी विश्लेषण दिया क्या स्थिति क्यों बन रही है और उन्होंने समझाने का प्रयास किया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में और समझाने के लिए कि आखिर मिडिल ईस्ट की जंग का क्या असर अब दुनिया पर होने वाला है। और के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए एचएनएन न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।